मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं, मुझे आपत्ति महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद मिल जाए उससे नहीं है। मुझे 2-3 आपत्ति हैं और उन 2-3 बातों को मैं उल्लेख करना चाहती हूं, उसके बाद आप अपना फॉलोअप सवाल जरूर पूछिएगा। यह जनता की मदद हो रही है या जनता को सामूहिक रिश्वत दी जा रही है? चुनाव आ गया, सत्ता पक्ष के पास तो है ही खजाने की चाबी, उन्होंने कुछ निकाल दिया, कैलकुलेशन बाद में होता रहेगा। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि आप 2 दशकों से सत्ता में हैं, ये तरकीब आपको चुनाव के 1-1.5 महीने पहले ही क्यों सूझी है? और अगर ये बड़े पैमाने पर वोट की खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? ये निष्पक्ष चुनाव की कब्र खोदना नहीं है तो क्या है? ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? पहला सवाल तो इस बात का होगा ना, टाइमिंग पर सबसे पहला सवाल है। अगर आपको इतनी महिला अस्मिता की फिक्र थी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की फिक्र थी, महिलाओं के हाथ में उद्योग लगाने की फिक्र थी, तो करते ना 2 दशक से। आपको क्यों लास्ट मोमेंट पर आकर करना पड़ा? महागठबंधन भी तो कह रहा है 2,500 रुपए देंगे महिलाओं को, 2,500 देने की बात कर रहे हैं, या गृह लक्ष्मी जो योजना थी, पैसा उस तरह की योजना जो कर्नाटक में आपने, वहां आपने भी रेवड़ियां बांटी, 65,000 करोड़ का खर्च है ना उसमें अतिरिक्त। अब उसमें डीके शिव कुमार कह रहे हैं ना कि भाई कुछ चीजों में लाभार्थी गलत लाभ उठा रहे हैं, इनकी काट छांट करनी होगी, बवाल हुआ था ना। संदीप जी, सर्वप्रथम तो मुझे चिढ़ और मुझे आपत्ति रेवड़ी शब्द से है। अगर आम जनता के लिए कुछ किया जाता है तो उसको नरेंद्र मोदी रेवड़ी बताते हैं। पूंजीपतियों के कर्जे माफ होते हैं 16-16, 20-20 लाख करोड़ के, वो बढ़िया प्रैग्मेटिक फाइनेंशियल डिसीजन हो रहे हैं। तो यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, पूंजीपतियों का कर सकते हैं। गरीब के हाथ में पैसा पहुंच जाए रेवड़ी है, अमीर को रबड़ी चटाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 10,000 जो दिए जा रहे हैं महिलाओं को, ये तो फिर सही है। पूछा, मैं यहां पर बोलना चाहती हूं, मैंने आपसे क्या कहा? मुझे पहली आपत्ति टाइमिंग पर है, क्योंकि यह सीधे सीधे वोट की खरीद फरोख्त है, यह सामूहिक रिश्वत है, यह जनता को प्रलोभन देना है। सबसे पहले मेरी आपत्ति यह है। दूसरी मेरी आपत्ति है जो यू टर्न लेते, दिल्ली में भी तो था, महिलाओं को पैसा देने वाले थे, दिया पैसा, 450 में सिलेंडर मिलने वाला था, मिला सिलेंडर, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक। महाराष्ट्र में आते ही लाडकी बहन योजना के लाखों महिलाओं को बाहर कर दिया, 2500 लाख महिलाओं को। तो इनकी जो वादा खिलाफी उस पर भी चर्चा। और आपने क्योंकि कर्नाटका का जिक्र किया और 2-3 बार किया, मैं उस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहती हूं। कर्नाटका नंबर 1 इन जीडीपी है पूरे देश में। कर्नाटका नंबर 1 इन पर कैपिटा इनकम है पूरे देश में। 2 लाख से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है कर्नाटका की। और इसका बहुत बड़ा हाथ गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति, गृह ज्योति और युवा निधि में है, क्योंकि हमने करीब 97,000 इसी में बजट कम करने की भी का भी दबाव बन रहा है। आप ही के कैबिनेट में 7.25 लाख करोड़ का कर्ज है ना कर्नाटक पर। सब हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था का तेल निकल रहा है। अगर केंद्र सरकार की भी बात करें, 225 लाख करोड़ का हो गया ना कर्ज। वर्ल्ड बैंक के हम सबसे बड़े कर्जदार बन गए ना देश। आप कर्नाटका के बार बार कर्ज की बात कर रहे हैं, कर्नाटका के रेवेन्यू की भी बात करिए, कर्नाटका की पर कैपिटा की भी बात करिए, कर्नाटका के कंजम्पशन की बात करिए। कर्नाटका देश में नंबर 2 है जीएसटी कलेक्शन में। इतना कंजम्पशन वहां पर हो रहा है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आया, वर्चुअस साइकिल बनी। इन लोगों की तरह नहीं कि 2 दशकों से चुपचाप बैठे रहे। और अगर आप नहीं कर्नाटक की, क्योंकि आपने एक मिनट सुप्रिया, हमारा जो विजन है, एक जो कुल राजस्व है उसका 79% तो कर्ज का ब्याज लौटाने में चला जाता है। 1 सितंबर को पैसे नहीं दे पाए 2024, ऐसा पहली बार हुआ। हिमाचल के इतिहास में सरकारी कर्मचारियों की तादाद बहुत ज्यादा है, सैलरी नहीं आई। ये आधी अधूरी जानकारी है। ये बीजेपी दे तो ठीक है, आप कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देते तो वो कृपया काम मत करिए। सितंबर में सैलरी आने में डिले हुआ, लेकिन अक्टूबर में 2 महीने की सैलरी, अक्टूबर और नवंबर प्लस 2 महीने का बोनस जो किसी राज्य ने नहीं दिया, सारे राज्यकर्मियों के खाते में गया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट के चार्जेस बीजेपी लगाती है वो आधे अधूरे हैं। हिमाचल में जिस तरह की योजनाएं लागू हुई हैं, जहां पर अगर बच्चे अनाथ हैं या उनके पिता नहीं है या मां पढ़ा नहीं पा रही, 26 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह किस राज्य में और हुआ है? हिमाचल में दूध तक पर एमएसपी दिया जा रहा है, जिससे दूध के जो वहां के जिसको किसान कहा जाता है उनका भला हो रहा है। मैं मतलब आप एक चीज बताइए सुप्रिया, क्योंकि आपको अर्थव्यवस्था की अच्छी खासी समझ है, ये हम भी कहते हैं, आप भी मीडिया में रही हैं,
प्रधानमंत्री ने सौगात दी या फलाने मुख्यमंत्री ने सौगात दी। सौगात क्या, हमसे कर लेते हो, हमें ही हमारा पैसा वापस लौटा रहे हो, कोई एहसान तो किया नहीं जा रहा। पर ये अब मतलब भिक्षु मुद्रा में राजनीतिक जमात ने आम वोटर को लाकर खड़ा कर दिया है क्या, कि वो बस आंस भरी निगाहों से देखता रहे कि क्या पैसे दे देंगे। ये हाल हो गया हमारे राजनीतिक सिस्टम का। संदीप जी, क्योंकि आपने मेरी आर्थिक समझ पर थोड़ा सा कुछ बोला, तो मैं उसी आर्थिक समझ के नाते यहां पर शब्द यूज करने चाहती हूं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एक लॉबी है जो कहती है हम टैक्स पेयर हैं, हमसे पैसे लेके देते हैं। नहीं, इस देश में हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। गरीब से गरीब आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी दे रहा है, और वो रेट दे रहा है जो इस देश का सबसे अमीर आदमी दे रहा है। तो ये जो जीएसटी पर उत्सव मनाया जा रहा है उसको लूटा भी गया है। 64% जीएसटी, 50% सबसे गरीब आबादी ने दिया है। लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या कहता है कि आप उन लोगों के हाथ में पैसा डालिए जिनकी तकलीफ है, कंजम्पशन इससे बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी। और यह एक्सपेरिमेंट हमने कारगर होते हुए देखा कर्नाटका में। कर्नाटका नंबर 1 जीडीपी और पर कैपिटा में ऐसे ही पहुंचा जब 97,000 करोड़ रुपए लोगों के हाथों में पहुंचे। वहां पर कंजम्पशन शुरू हुआ, वहां पर निवेश शुरू हुआ, जिस तरह का रोजगार शुरू हुआ। 40 लाख से ज्यादा नौकरियां एक साल में वहां पर लोगों को मिली। कैसे मिली? क्योंकि एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हुई। मैं वापस एक बात कहकर अपनी बात का अंत करूंगी। आपने मुझसे पूछा 2,500 रुपए। बिल्कुल, ये हमारा विजन है। हमारा विजन है कि हम 12 महीने में 30,000 रुपए हर पहली तारीख को जो स्त्री घर की बड़ी है उसके खाते में डालेंगे। उसे पढ़ा लिखा दो, नौकरी लायक बना दो। क्या वो बेहतर तरीका नहीं है सुप्रिया?